Okay, so welcome back everybody and प्रीवियसली लेक्चर के अंदर हम लोग देखते आए हैं कि index.php की फाइल के अंदर हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स जो भी हम लोग इंसर्ट करवाते हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं और जैसे ही हम लोग रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल की डिटेल्स जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर मैं फ्रॉम डेटाबेस को क्लिक करा तो मैंने यहाँ पर देखा कि 15 नंबर पे ये एंट्री की गई है और इसके अंदर डिटेल्स ये हैं और इसकी पब्लिशिंग डेट ये है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग इंसर्ट करवा रहे थे वो कहाँ से करवा रहे थे, वो हम लोग आ रहे थे इस डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस के अंदर आने के बाद हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे उस पर्टिकुलर डेटाबेस को, उसकी टेबल को, और वहाँ पर आके हम लोग कह रहे थे इंसर्ट, और इंसर्ट में आके हम लोग कुछ भी लिख रहे थे। लेट्स से हमने टाइटल दे दिया घोस्ट राइडर का और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया और उसके बाद उसकी हम लोगों ने कोई पब्लिशिंग डेट सेलेक्ट की एंड हम लोगों ने गो कर दी। और यूं करने से क्या होता था कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इस पेज पे आ जाती थी। ठीक है, जैसे ये घोस्ट राइडर की आ चुकी है। ठीक है, फाइन इनफ। तो ये इंफॉर्मेशन जो हम लोग इसमें इनपुट करवा रहे थे, इंसर्ट करवा रहे थे, वो डेटाबेस के अंदर आके लिख रहे थे। लेकिन हम लोग नॉर्मली इस तरह से करते नहीं हैं एक डायनामिक वेब के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नया फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म के अंदर जैसे ही हम लोग डेटा डालें तो वो डेटा हमारी यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंसर्शन सीखेंगे कि डेटाबेस के अंदर इंसर्शन कैसे करें थ्रू ब्राउज़र। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ aid-article की और मेन पेज के ऊपर एक एंकर टैग लगा देता हूँ दिस इज माय ब्लॉग वेबसाइट के बाद, जिस पर मैं क्लिक करूँ तो इस aid-article.php के फाइल पे वो मुझे जंप करवा दें या रीडायरेक्ट करवा दें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, index.html पे आऊँगा और एक h रेफरेंस लगा दूंगा, एंकर टैग लगा दूंगा जिसके h रेफरेंस के अंदर आर्टिकल aid-article.php की फाइल का नाम दे दूंगा और उस पर कंटेंट लिखवा देता हूँ aid new article। दिस इज इट। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ और रिलोड करने के बाद मुझे यहाँ पर add new article नजर आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि ये बटन की तरह नजर आए तो मैं टैग लगा दूंगा बटन का और ये add new article को इस बटन के अंदर डलवा देंगे। सेव कर दें और इसको रिलोड करें एंड ये बटन की शेप आ गई। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं आ गया aid-article.php पे जहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक हम लोग फॉर्म बनाएं, उसमें एंट्रीज करें और जैसे ही एंट्रीज करें तो वो एंट्री यहाँ पर नीचे घोस्ट राइडर के बाद हमें नजर आना शुरू हो जाए। So to do that हम लोग aid-article के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम लोग HTML के अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं। और फॉर्म बनाने के लिए मैं एक तो चीज़ कर देता हूँ फील्ड सेट और उसके अंदर लेजेंड लगवा देता हूँ, लेजेंड, और लेजेंड में लिखवा देता हूँ ऐड न्यू आर्टिकल। ठीक है, इसको सेव कर दें, ऐड न्यू आर्टिकल पे क्लिक करें और आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा ऐड न्यू आर्टिकल। और यहाँ पर आप इसका लेबल दे दें, लेबल, और लेबल टाइटल से लिंक्ड हो और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टाइटल और इसी तरह से इसकी एक इनपुट फील्ड बना लेंगे जो कि टेक्स्ट स्टोर करेगी, जिसका जो नेम होगा वो टाइटल होगा और नेम हम लोग इसीलिए डाल रहे हैं ताकि PHP में इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकें। और इसकी आईडी दे दें ताकि ये लेबल के साथ लिंक हो जाए, तो आईडी दे देते हैं टाइटल और इसके अंदर आप प्लेस होल्डर भी लगा दें और इंसर्ट टाइटल ऑफ योर पोस्ट। यहाँ तक हो गया, इसको करते हैं रीलोड, हमारे पास टाइटल भी आ गया और एक इनपुट फील्ड भी आ गई। BR लगा देता हूँ और BR लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, इस
पूरे एरिया को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो लेबल से लेकर BR तक कॉपी करें और इसको दोबारा से पेस्ट कर दें, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको एक और चीज़, वो है डेट, और टाइटल भी उसका दे देते हैं हम लोग डेट, और ये टाइप इसका होगा डेट टाइम डेश लोकल, और इसका नेम होगा डेट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंसर्ट पब्लिशिंग, या यहाँ पर प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, एंड इसका जो ID होगा दैट शुड बी डेट एज वेल। सिंपल, दो चीज़ें आ गई, डेट भी हो गई, ये भी हो गया। एक बटन लगवा देते हैं जिसके ऊपर लिखवा देते हैं ऐड आर्टिकल, और इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक पोस्ट का मेथड जनरेट होगा। तो पोस्ट के मेथड को जनरेट करने के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें एक फॉर्म के अंदर डाल दोगे। तो उसके लिए मैं लेजेंड के बाद लिखवा देता हूँ फॉर्म, और फॉर्म का मेथड रखते हैं हम लोग पोस्ट, और फॉर्म कहीं और हमें रीडायरेक्ट नहीं करेगा। तो फॉर्म का जो एंडिंग टैग है उसको मैं Ctrl+X करके बटन के बाद लिखवा देता हूँ। प्रीटी सिंपल, इसको आप रिलोड करें। अब एड आर्टिकल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक मेथड जनरेट होगा पोस्ट, जो कि सर्वर की तरफ जाएगा, और हमारी डेटा उस पर्टिकुलर ग्लोबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब एक चीज़ और रहती है, वो है कि जहाँ पर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है या कंटेंट लिखना है अपने इस पोस्ट के बारे में या आर्टिकल के बारे में, उसके लिए हम लोग लिखेंगे लेक्चर लेवल और लेवल फॉर कंटेंट, और यहाँ पर भी लिख देंगे कंटेंट। सेव करें, इसको रिलोड करें, एंड देयर यू गो, कंटेंट आ गया हमारे पास। और साथ ही साथ आप लोगों ने एक फील्ड लगानी है टेक्स्ट एरिया की, और उसका नेम भी दे देना है कंटेंट, और उसकी ID भी दे देनी है कंटेंट, और इस तरह से इसको रिलोड करेंगे तो आपके पास ये कंटेंट भी आ जाएगा। BR का टैग लगा देते हैं ताकि ये वाली जो डेट है वो नई जगह पे आ जाए और न्यू लाइन पे आ जाए। तो इसको रिलोड कर देते हैं, एंड देयर यू गो, ठीक है। और कंटेंट को सिर्फ CONT कर देते हैं ताकि ये सारे एक अलाइनमेंट में हमें नजर आए। प्रीटी सिंपल। तो अब अगर मैं आर्टिकल के ऊपर क्लिक करूं तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा, कोई डेटा सबमिट नहीं हो रही। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक PHP का कोड लिखवा देता हूँ, और यहाँ पर आके मैं कह देता हूँ कि इफ अगर पोस्ट मेथड जनरेट हुआ है, तो सर्वर पे पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा सर्वर, और यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। अगर ये रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है, which means कि अगर मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया है तो तुमने क्या करना है, तुमने मुझे एको करवा देना है you have pressed on बटन, ठीक है। इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, और अब इस पर ज़रा क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया यू हैव प्रेस्ड ऑन अ बटन। अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ पर इस तरह का मैसेज ना आए, बल्कि वार डंप के अंदर मुझे पोस्ट के ग्लोबल वेरिएबल के अंदर या ग्लोबल के अंदर मुझे सारी डेटा नज़र आए जो भी इन फील्ड्स के अंदर जनरेट हुई है। तो उसके लिए मैंने सिर्फ वार डंप कर दिया और पोस्ट के एरे को शो करवा दिया। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे नज़र आएगा एक एरे जनरेट हुआ जिसके टाइटल के अंदर कुछ नहीं लिखा गया, which means कि स्ट्रिंग खाली है। उसके कंटेंट के अंदर भी कुछ नहीं लिखा गया, उसकी डेट के अंदर भी कुछ नहीं लिखा गया। पर अगर इनमें से मैं किसी के भी अंदर कुछ लिख दूँ, लेट्स से यहाँ पर लिख देता हूँ कैच मी इफ यू कैन,
और इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि टाइटल के अंदर क्या आ गया, कैच मी इफ यू कैन, लेकिन कंटेंट के अंदर कुछ भी नहीं है और डेट के अंदर कुछ भी नहीं है। सी, और डेट के अंदर भी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है यहाँ पे। प्रीटी सिंपल। तो अगर मैं किसी एक चीज को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसको या इसको या इसको, लेट्स से मैं कंटेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो पोस्ट के आगे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां पर लिखूंगा कंटेंट, और कंटेंट में कुछ ना कुछ लिख देता हूं, दिस इज अब्रार हुसैन फ्रॉम टेक टाइम, और इस पर क्लिक कर देता हूं तो आपको नजर आएगा कि दिस इज अब्रार हुसैन फ्रॉम टेक टाइम। तो मैं किसी पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को कुछ इस तरह से एक्सेस कर सकता हूं, और मुझे जो एक्सेस करनी है चीजें वो कौन कौन सी हैं। मुझे एक चीज एक्सेस करनी है पोस्ट कंटेंट, दूसरा मैंने एक्सेस करना है आपका टाइटल, ठीक है, और तीसरा मैंने एक्सेस करना है डेट को, ठीक है। तीन फील्ड्स को एक्सेस करना है, एक इसको और एक इसको, और इनको किसी वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर देते हैं। उन वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं टाइटल इक्वल्स टू, और यहां पर कर देते हैं कंटेंट इक्वल्स टू, और यहां पर कर देते हैं हम लोग पब्लिश्ड अंडरस्कोर एट इक्वल, या इसको डेट कर दें, ठीक है, डेट इक्वल्स टू पोस्ट। प्रीटी सिंपल। और इसको आप वापस रिलोड कर दें इस पेज को। अब सारी जो भी डेटा है वो यहाँ पर और यहाँ पर इन वेरिएबल्स में एक्सेस होगी। अगर इन वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे एको और किसी भी वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो इस तरह से उस वेरिएबल के अंदर की डेटा को हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेकिन मुझे ये वाली डेटा यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवानी, बल्कि इस वाली डेटा को यहाँ डेटाबेस के अंदर डलवाना है, which means कि इंसर्ट क्यूरी चलवानी। तो उसके लिए तीन सिक्योरली इसको चलाने के लिए आप लोग तीन स्टेप देते हो, ठीक है। वैसे एक और तरीका भी है डायरेक्टली इंसर्शन कराने का, लेकिन डायरेक्टली हम लोग इंसर्ट करवाते नहीं है, वो इसलिए क्योंकि फिर सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाती है, और उन मेथड्स के ऊपर मैं आपको नहीं समझाने वाला, ठीक है, क्योंकि वो काम के नहीं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो बेहतर ये है कि हम लोग क्या करें, हम लोग सीधा सीधा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को यूज करें। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं क्यूरी, और इंसर्ट इनटू की कमांड लगा देता हूं। और इंसर्ट इनटू किसमें हम लोगों ने इंसर्ट करवाना है, हम लोगों ने इंसर्ट करवाना है इस आर्टिकल्स की टेबल के अंदर। तो मैं यहां पर लिखूंगा आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स की टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर हम लोगों ने इंसर्शन करवानी है। तो आईडी क्योंकि ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती है, टाइटल, कंटेंट एंड पब्लिश्ड 8 के अंदर हम लोग इंसर्शन करवाएंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा टाइटल कॉमा कंटेंट कॉमा पब्लिश्ड अंडरस्कोर 8, ठीक है। तो ये हमारे तीन हेडर्स हैं टेबल के, और इनके अंदर क्या चीजें इंसर्ट करवानी, तो लिखूंगा वैल्यूज, और यही वाली कमांड में चला सकता हूं जो यहां पर पहले से लिखी हुई है, पर हम लोगों ने इंसर्शन करवानी है यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो उसके लिए मैं प्लेस होल्डर्स 3 बार क्वेश्चन मार्क्स दे देता हूं। वेरी सिंपल। अच्छा, तो ये काम करने के बाद हम लोगों ने 3 चीजों को करना होगा। पहला स्टेप जो है वो होगा, पहला स्टेप है प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा बाइंडिंग पैरामीटर्स, और तीसरा जो हमारा स्टेप होगा दैट विल बी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं, और ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट का,
और यहां पर हम लोग कहते हैं MySQLi अंडरस्कोर प्रिपेयर, ठीक है। और ये दो वेरिएबल्स लेगा, एक लेगा आपका कनेक्शन के डेटाबेस के साथ हम लोगों ने कनेक्ट करना है, और दूसरा लेगा आप लोगों की क्यूरी, ठीक है। तो हमने दो उसको वेरिएबल देने हैं इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर कराने के लिए। तो वंस ये दोनों स्टेटमेंट हो गए, तो एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, वो ये कि कनेक्शन का वेरिएबल तो मैंने बनाया ही नहीं है। तो कनेक्शन का वेरिएबल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, कहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड्स के अंदर db.php बनाया है जिसमें ये कनेक्शन का वेरिएबल अवेलेबल है। तो मैं इस फाइल को वहां पर रिक्वायर करवा देता हूं। मैं यहां पर आके कह देता हूं रिक्वायर, और रिक्वायर करो इंक्लूड से db.php, ठीक है। और यूं करने से हमारे पास ये वेरिएबल भी अब एक्सेसिबल है, ओके। और यहां पर कह देते हैं इफ रिजल्ट के अंदर फॉल्स आ जाता है, तो आपने क्या कर देना है, एको करवा देना है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट एरर, या MySQLi एरर कर दें, ठीक है। और MySQLi एरर जो है वो कनेक्शन का वेरिएबल लेता है। मैं यहां पर कर दूंगा कनेक्ट एंड दिस इज इट, ठीक है। एल्स अगर ये काम हमारा हो जाता है तो क्या करो, बाइंडिंग पैरामीटर्स तो चलो। तो पैरामीटर्स को बाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक स्टेटमेंट चलाते हो MySQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर बाइंड पैरामीटर्स। और बाइंड पैरामीटर्स तीन चीजें लेता है। पहला आप लोगों की प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो कि है रिजल्ट, दूसरा आप लोगों की डेटा कौन सी, प्लेस होल्डर वाली, और प्लेस होल्डर वाली हमें पता है कि ये सारे हम लोगों ने बनाए थे varchar। तो टाइटल कंटेंट एंड पब्लिश्ड 8 हमारी varchar हैं, और ये स्ट्रिंग्स की डेटा है, तो मैं लिखूंगा SSS कॉमा ये स्ट्रिंग डेटा के नाम कि इसके अंदर कौन सी डेटा डलवानी है। तो यहाँ पर जो मैं डेटा डलवाऊंगा वो कहाँ से आ रही होगी, वो इस फील्ड में से, इस फील्ड में से और इस फील्ड में से आ रही होगी। और इन फील्ड्स को हम लोगों ने पहले से ही वेरिएबल असाइन कर दिए हैं, टाइटल कंटेंट एंड डेट। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिखवा दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं डॉलर टाइटल कामा डॉलर कंटेंट कामा डॉलर डेट, और यूं हमारे पैरामीटर्स बाइंड हो चुके। उसके बाद मैंने इनको एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब ये बाइंडिंग पैरामीटर्स का काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो मैं इसको कंट्रोल X करके यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल X करके अब तीसरा स्टेप करने वाला हूँ, और दैट इज MySQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर एग्जीक्यूट। और इसके अंदर हम लोग देते हैं रिजल्ट एंड दिस इज इट, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि जैसा ही ये स्टेटमेंट सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो, तो मुझे कोई ना कोई यहाँ पर ना आंसर आना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई डिस्प्ले, कोई इंडिकेशन आनी चाहिए कि भाई स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। उसके लिए मैं कह दूंगा इफ अगर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, मतलब इसका जवाब अगर मुझे ट्रू आए, तो तुमने क्या करना है, तुमने एको करवा देना है entry into database was successful, ठीक है। और दिस इज इट, फाइन। अब जरा आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं लिखूं let's say catch me if you can, और यहाँ पर मैं let's say ये डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ,
इंसर्ट करवा देता हूँ और यहाँ पर पब्लिश्ड 8 के अंदर आके और इसको 8 आर्टिकल कर देता हूँ, तो मुझे जवाब आ गया एंट्री इनटू द डेटाबेस वाज सक्सेसफुल। अब वाकई में एंट्री सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई, उसके लिए क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ और index.php को एक्सेस करता हूँ और इस पेज पे जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो मुझे नज़र आएगा कैच मी इफ यू कैन, और इस पर अगर क्लिक करूँ तो हमें नज़र आएगा वही डेट जो अभी अभी हम लोगों ने डाली थी। तो एंट्री सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और चेक करूँ, लेट्स से मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ और मैं आर्टिकल्स की टेबल के अंदर अगर चेक करूँ कि वाकई एंट्री यहाँ पर हुई है या नहीं हुई, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि एंट्री हो चुकी है। फाइन, तो हमारा काम तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, वो क्या कि अगर यूज़र कंटिन्यूअसली बहुत सारी एंट्रीज करता रहे तो एक ही पेज पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है वो बोर्ड को भी चला सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक और काम कर देता हूँ यहाँ पर कि एको करवाने के बजाय मैं इसको कह देता हूँ हेडर और इसको लोकेशन दे देता हूँ कि जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करूं और एंट्री डेटाबेस में हो जाए तो उस वक्त तुमने index.php पे खुद को रीडायरेक्ट कर देना है। तो रीडायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेडर की कमांड यूज करते हैं। ये हेडर की कमांड है और ये डिफरेंट है जो कि आप लोग HTML के अंदर हेडर लिखते हो उससे, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद इसको हम लोग रीलोड करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें लिखवाता हूँ। इस बार मैं टाइटल लिखवाता हूँ वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट और यहाँ पर वंस अगेन डमी टेक्स्ट और आज की डेट और 4 बजे का टाइम लगा देते हैं, 4:56 का टाइम PM का। और यहाँ पर आप इसको कर दें ऐड आर्टिकल। तो क्या आया, Keras server encountered an internal error and was unable to either the server is overloaded or there was an error in the CGI script. So header location and index.php काम तो इसको करना चाहिए था, लेकिन एक सर्वर का एरर आ रहा है। हेडर की कमांड की जगह पे अगर मैं लेट्स से लिखूं echo सक्सेसफुल, और अब अगर मैं यही वाली चीज़ चलाऊं 14 तारीख की और ऐड आर्टिकल करूं तो काम हो रहा है, which means कि सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्शन नहीं हो रही। तो रीडायरेक्शन ना होने का कोई सबब, लेट्स सी, header location index.php, ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ learn PHP के अंदर जो index.php है उस पर चले जाओ। और अब अगर मैं यहाँ पर आगे चेक करूँ तो इंसर्शन हुई है, इसको रिलोड कर देते हैं और रिलोड करने के बाद नीचे आ जाते हैं तो 2 बार ये वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट तो हुआ है, कुछ मीन कि हमारी इंसर्शन तो हो रही है लेकिन हमारी रीडायरेक्शन नहीं हो रही यहाँ पे, और ये सर्वर का इशू दे रहा है। तो लेट्स ट्राई अगेन, गो अहेड, और इसको मैं प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं 28 पे और ऐड आर्टिकल करते हैं। कह रहा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, लर्न PHP के अंदर index.php नहीं मिला, तो सही है, ये बात तो सही है, सिर्फ index.php तो मिलेगा ना तुम्हें। मैं वापस आ जाता हूँ और इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ और index.php पे आ गए हम लोग। तो हम लोग रीडायरेक्शन सही नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से हमारा ये एरर आ रहा था। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यू विल सी कि हम लोगों ने 2 बार
गो अहेड करवा दिया। अब अगली बार मुझे अगर एक और चीज़ डलवानी होगी तो मैं लिखूँगा ऐड न्यू आर्टिकल और कम बैक सून, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कोई भी टेक्स्ट और यहाँ से मैं इधर आ जाऊँ और ऐड आर्टिकल पे क्लिक करूँ तो मैं ठीक तरह से रीडायरेक्ट हो रहा हूँ एंड ये रहा हमारा वो डेटा कम बैक सून का। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।